बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, अब जो है सी लैंग्वेज में हमारी वर्किंग जो है वो बढ़ गई हुई है और उसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वो बढ़ता जा रहा है। तो अब जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसकी थ्योरी और इसको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर में आप यूज़ करें। सॉफ्टवेयर में टॉपिक्स यूज़ करेंगे तो फिर ही जो है आपको आसानी होगी, फिर ही आप टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ ये सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जो है वो सब्जेक्ट जो हैं वो टीचर्स बताएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर में कंप्यूटर साइंस में जितना भी सिलेबस है, जब तक आप इसका जो टूल है, जिस तरह सी लैंग्वेज टूल है, उसके बाद सेकंड 50% के अंदर भी हम टूल के तौर पर कोई डेटाबेस एज ए सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो डिफरेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो टॉपिक समझ नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप देखें ना, खुद ही माइंड में रख लें कि जब हम ये कंप्यूटर साइंस की लाइन में आए हुए हैं तो आगे हमारा माइंड में फ्यूचर क्या होगा, डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है ना। और अगर आप टीचिंग एंड पे भी जाते हैं तो टीचिंग एंड पे टॉपिक्स को समझाना पड़ता है विद एग्जांपल्स। आप जो देख रहे हैं, तो जिसको अगर टॉपिक खुद ही नहीं क्लियर, वो दूसरे को क्या समझाएगा। और जब डेवलपमेंट की जाती है तो डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस में डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना। जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो टूल में जितनी भी स्टेटमेंट्स और जो रूल्स अवेलेबल होते हैं उनको फॉलो करके स्टेटमेंट कमांड लिखनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी लाइन में कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो आपको ये सारी जो टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो करना रिक्वायर है, फिर ही तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। चाहे टीचिंग लाइन में जाएँ, चाहे डेवलपमेंट लाइन में जाएँ, आप हार्डवेयर से रिलेटेड हों, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हों, तो इसलिए जो है इसको लाजमी यूटिलाइज़ करें, लाजमी इस्तेमाल करें। सिर्फ थ्योरी करने का जो एक टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, अब ये कैसे है कि जी आप उसको थ्योरी में करते जा रहे हैं, हाँ जी मैंने पढ़ लिया, ये कर लिया, हाँ ये लाइन ऐसे हो, क्या उसको रट्टा लगाना है? ऐसा तो नहीं होता ना। जिस तरह मैथ में टॉपिक आपको समझाया जाते हैं, कहा जाता है कि ये तरीका, ये सिचुएशन होगी तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये स्टेप होगा, फिर स्टेप्स का ये सीक्वेंस है, आपको ये करना है। अब वो जो है कभी मैथ की बुक से आता है कि की बुक हम जवाब देखते जाएं, रट्टे लगाते जाएं, उसको देखते रहें, बार बार देखी जा रहे हैं। तो उसमें कोई बात ऐसे को मजाक कभी हो भी जाता है कि जी मैथ के हवाले से अगर 5 स्टेप थे तो स्टूडेंट ने कहा सर मैंने पहला स्टेप लिखा है, फिर मैंने तीसरा लिखा है, 5वां लिखा है। 5 स्टेप टोटल थे, मैंने पहला लिखा, मैंने तीसरा लिखा, मैंने 5वां लिखा। तो सर मैंने 3 स्टेप तो लिख दिए ना, तो 3 स्टेप को नंबर तो दें। तो अब वो क्या मतलब है कि पहले के बाद तीसरा स्टेप कैसे लिख लिया, दूसरा स्टेप तो लिखा ही कोई नहीं, तो पहले के बाद तीसरा स्टेप लिख दिया कि सर मैं 3 स्टेप लिख तो दिए, लेकिन तीसरा स्टेप जो है दूसरे स्टेप के बगैर आया कैसे। तो इसी तरीके से जो प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो आपने स्टेप्स करने सीक्वेंस में करने हैं। अब सीक्वेंस में कोई स्टेप की मिसिंग नहीं है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप आएगा, ठीक है। तो इस हवाले से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर ही जो है आपको ये नॉलेज मिलेगा। तो ये बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये थ्योरी जो है, थ्योरी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जो है वो कम ही होती है। जब तक आप उसको जिस तरीके से आप इसकी एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो फिर हमारी एबिलिटी बढ़ती है। सिर्फ थ्योरी करने से तो इस तरह मतलब है कि हम थ्योरी करके पूरी किताब जो है वो डेवलपमेंट की किताब है, कैसे कमांड इस्तेमाल करनी है, अब वो थ्योरी करके सीधा ही आप सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएंगे और वहाँ में पता नहीं है कि कमांड कैसे देनी है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, किस सिचुएशन में कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। तो ये लाजमी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और साथ ही साथ जो अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये हम टॉपिक जो है वो अब हमारे जो टॉपिक जो हैं जो ऑपरेटर की तरफ से हम चल रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, डिफरेंट टॉपिक जो हैं जो चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी में से कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो जहाँ जहाँ इसकी एग्जांपल्स हैं मैं साथ साथ आपको करके भी बता रहा हूँ,
तो आप ये कर भी रहे होंगे। तो अब ये लिंक वाली बात तो ख़त्म हो गई। अब ये लिंक जो है वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है ये अब आपके रिमार्क्स में नहीं आ रहा है, तो उम्मीद यही है कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, अब कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। और यही जो स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि स्टूडेंट कि जिस तरह ये वर्जन 3 के अलावा भी हम कर सकते हैं, ये हम सेकेंडरी लेवल पे कर रहे हैं। सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट जो है वो तो किसी भी सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में जो है वो डेवलपमेंट जो टूल है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनिशियल लेवल पे हम कर रहे हैं, हमने को बैचलर मास्टर लेवल पे एमफिल लेवल पे हम नहीं कर रहे, तो इसलिए बेसिक स्टेटमेंट्स ही हम पढ़ रहे हैं। अभी तो सी लैंग्वेज जो है उसका एनवायरनमेंट हमने स्टार्ट किया है, तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट को वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन होता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है कि एनवायरनमेंट जो है जो किताब के अंदर जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं वैसा ही एनवायरनमेंट हो, लेकिन पिक्चर वो भी तो देखना है कि जो किताब के अंदर जो हमें एनवायरनमेंट दिखा रहा है वही हम उसी को यूटिलाइज़ करें। और फिर जो है कई दफ़ा होता ये है कि आपको जो प्रॉब्लम आता है और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स से भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल और आपका डेवलपमेंट का टूल सेम होगा, तो फिर एक दूसरे की बात समझ सकेंगे और एक दूसरे को बात समझा सकेंगे, ठीक है। तो ये भी वजह। और दूसरा जब प्रैक्टिकल इंशाल्लाह जब आप देने जाएंगे तो उधर भी तो सॉफ्टवेयर होगा ना जिसमें आपको जो काम करने को प्रोग्राम करने को कहा जाएगा। प्रैक्टिकल में सी लैंग्वेज ही आती है, प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो सेकेंड ईयर के हवाले से डेटाबेस नहीं आती, तो वो जो है वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर मैच करता हो, इसलिए जो है वो टर्बो सी वर्जन 3 यूज़ किया जाता है। हमारा टॉपिक जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इनिशियल लेवल पे हम कुछ कर चुके हैं, अब असाइनमेंट ऑपरेटर को टॉपिक के हवाले से देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे है कि एलिमेंट्स ऑफ सी जो चैप्टर 9 है इसमें आपको टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मज़ीद कुछ बातें बताई हुई हैं ताकि जो है ये टॉपिक भी बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। और इसका फ़ायदा होगा कि जब अगले चैप्टर 10 में जाएंगे तो उसकी काफ़ी बातें हमें ऑलरेडी पता होंगी, वो हमें आता होगा, तो वो हमारे लिए आसान ही होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इक्वल टू की बात की जा रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन ए कांस्टेंट वैल्यू टू अ वेरिएबल। आपने को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि राइट हैंड साइड हमने बात ये की है कि मैथ और कंप्यूटर में ये फ़र्क है कि मैथ में तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो हम कर रहे होते हैं, इक्वल कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो राइट हैंड साइड का जो जवाब है वो लेफ्ट हैंड साइड को, अब जवाब का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू है ना, तो एक वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मस्ट वेरिएबल होता है, उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड इसको दो चाहिए ना ऑपरेंड, एक इक्वल टू के राइट साइड पे, एक इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे, और तो इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, which operates on two operands. Assignment operator has two value, L left value and R value. Operator copies R value into L value, ठीक है। Assignment operator has lower precedence than all available operators. जितने भी ऑपरेटर्स हमने अभी पढ़े हैं और आगे पढ़ेंगे उसमें इसकी अहमियत प्रेसिडेंस जो है सबसे कम है, क्योंकि आप देखें ना इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, बस वेरिएबल होगा, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये आखिरी काम होगा जो किया जाता है। अब राइट साइड पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, उसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन राइट हैंड साइड का आंसर कैलकुलेट करके बस एंड पे बस फाइनली लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को ही दिया जाएगा, इसके बाद काम कोई नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रेसिडेंस जो है ये सबसे कम है। बट हायर प्रेसिडेंस देन कॉमा ऑपरेटर, कॉमा से इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। द स्टेटमेंट इन विच दिस ऑपरेटर इज़ यूज इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट स्टेटमेंट एवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है एक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है एंड देन असाइंस दिस वैल्यू टू ए वेरिएबल बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से
ये वैल्यू जो है किसी वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। द एक्सप्रेशन इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो एक्सप्रेशन जो है इसके राइट साइड पे आप लिखते हैं द वेरिएबल टू विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज टू बी असाइंड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसमें एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस वेरिएबल को आप देते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे उस वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। द सिंटेक्स क्या है जी फॉर यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। देखें ये सिंटेक्स है, जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसी स्टाइल में इसी रूल के तहत आप लिखते हैं। लिखने का यही तरीका है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ भी है, इक्वेशन है जिसमें मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, लेकिन इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लाजमी किसी वेरिएबल का नाम ही होगा। अब वेरिएबल क्या है जी, वेरिएबल इज़ दी VAR इस सिंटेक्स के वाले से। VAR इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आफ्टर कैलकुलेशन इज़ असाइंड। ठीक है जी, वेरिएबल का नाम है जिसमें आप एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके उसका जवाब जो है VAR के जो यहाँ पे सिंटेक्स में जो वेरिएबल का नाम है उसको आप असाइन कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। द वेरिएबल्स डाटा टाइप मस्ट बी सेम एज द टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द एक्सप्रेशन। और डेफिनेटली लॉजिकली यही है ना कि एक्सप्रेशन जो है जो राइट हैंड साइड पे है, जिस टाइप का एक्सप्रेशन है उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, या जिस टाइप का जो वेरिएबल है इसको वैल्यू असाइन करनी है तो एक्सप्रेशन उसी टाइप का हो ना। ठीक है, तो लॉजिकली तो यही है। एक्सप्रेशन क्या है जी, वो कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड कोई भी इसमें वेरिएबल हैं या कांस्टेंट्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सप्रेशन जो है लाजमी एक ही वैल्यू एक ही जवाब रिटर्न करता है, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को देना ना, तो दो वैल्यूज़ कैसे उसमें चले जाएंगे। आपको मैथ के वाले से पता है वेरिएबल में एक ही वैल्यू होती है ना, कभी किसी वेरिएबल में दो वैल्यू रखवा सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है राइट हैंड साइड जो है वो उसके अंदर ऑपरेंड डिफरेंट हैं, वेरिएबल हैं, कांस्टेंट हैं, जो आप ऑपरेटर इस्तेमाल राइट साइड पे एक्सप्रेशन में करते जा रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक्सप्रेशन का जवाब एक ही होगा, क्योंकि एक ही जवाब फिर आप देंगे ना, असाइन करेंगे वेरिएबल को। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब इसकी एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं, ये एक प्रोग्राम है, ये आपको टॉपिक्स के बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा ये, लेकिन अब हमारी इतनी ये वर्किंग हो चुकी हुई है कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो हम ये सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए खुद। ऐसे देखें ना, अब ये जो हमने, अब हमें पता चल गया होना कि ये हम ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं। अब ये जो लाइन है, अगर इसको आप देखते हैं, या वेरिएबल डिक्लेयर करने की कहना, और डिफाइन भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है। इस लाइन में कितने वेरिएबल बना रहे हैं, कॉमा सेपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वेरिएबल ए, बी, सम, और तीनों वेरिएबल की टाइप क्या है, फ्लोट। आप इस तरीके से ये हमारे पास जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक ही लाइन में आपको पता है कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब वेरिएबल ए बनाया तो उसकी टाइप क्या है, इस लाइन में सबसे पहला जो वर्ड है वो डाटा टाइप बताता है। ए है तो सबसे पहला वर्ड वो क्या है, फ्लोट, तो किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। वैल्यू हमने 2.45 रखवा दी, फिर कॉमा लगाया, फिर बी वेरिएबल, इसकी टाइप क्या है, इस लाइन की पहली लाइन देखें, फ्लोट, तो बी जो है वो भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 4.6 रखवा दी। सम किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का। वेरिएबल बनाया है, डिफाइन किया है, 4 बाइट्स एलोकेट हुए, लेकिन इसमें वैल्यू कोई नहीं रखवाई। ठीक है, तो 3 वेरिएबल बने हैं, तीनों वेरिएबल ही फ्लोट टाइप के हैं। 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी है, एक वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू रखवाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर स्क्रीन, ये किस लिए होता है, क्लियर स्क्रीन के लिए आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जब आप प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए stdio, फिर क्लियर स्क्रीन जो गेट ch है उसके लिए आप conio। और ये देख लें कि इसमें एक सीक्वेंस ये ज़रूरी नहीं है, ये आपने इंक्लूड मेन से ऊपर लिखना है, ये नहीं कि stdio पहले लिखना है तो वो बाद में लिखना ही, कोई भी आप लिखते हैं। क्लियर स्क्रीन ये होता है कि अगर प्रोग्राम चलाते हैं तो इसका जवाब जो यूज़र विंडो आउटपुट विंडो में आता है। तो अगर वही प्रोग्राम चलाएं तो अगर उसके जो पहले वाले आंसर जो हैं
अगर वो क्लियर ना किए हों तो वो आंसर्स भी पिछले प्रोग्राम के चलाने के रिज़ल्ट में जो आए होते हैं वो यूज़र विंडो में नज़र आ रहे होते हैं। तो जब हम क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि जो पहले से जो प्रोग्राम हमने चलाए हैं उसके जवाब जो यूज़र विंडो आउटपुट विंडो में आए होते हैं उसको पहले क्लियर कर दिया जाता है। अब जो मेरे जो इस प्रोग्राम जो मैं चला रहा हूँ उसमें कोई प्रिंट है वही जवाब आएगा, पीछे वाले कोई जवाब साथ वो आए नहीं होंगे, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये अब ये क्या है हमारे पास, ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन है और असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हमने ये पढ़ा ना, ए और बी की वैल्यू को, ये राइट हैंड साइड क्या है, एक्सप्रेशन है, इसका जवाब कैलकुलेट किया जाएगा, इसका एक ही जवाब आएगा। इसमें क्या किया, 2.45 और 4.6 जो है इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड किया गया, जो जवाब एक ही जवाब आएगा ना, वो जवाब जो है कौन से वेरिएबल को प्रोवाइड किया जाएगा, सम के वेरिएबल। तो सम के वेरिएबल में इन दोनों को ऐड करके इसका जवाब इसमें रखवा दिया गया। अब जो प्रिंट एफ जो है, अब प्रिंट एफ जो है ये इसकी थ्योरी जो है वो हमने चैप्टर 8 में प्रिंट एफ सिर्फ पढ़ा था कि एक फंक्शन है जो प्रिंट करने के लिए, कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रिंट एफ जो है ये टॉपिक जो है चैप्टर 10 में अवेलेबल, लेकिन अब क्योंकि ये जो अगर देखें ना, सपोज ये देखें कि ये लाइन अगर ना होती, प्रिंट एफ ना होता, तो ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोई स्टेटमेंट ये बढ़ाई हुई है ना। अगर ये ना हो स्टेटमेंट, हमें चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा है, डबल कोड्स के अंदर सिर्फ मैसेज जो है कैसे प्रिंट किया जाता है वही हमें पता है ना। तो अब अगर ये जो जिसमें मैं असाइनमेंट ऑपरेटर बता रहा हूँ, असाइनमेंट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, अगर ये होता तो मैं सिर्फ ये प्रिंट एफ ना होता इसमें, और ये आपको वैसे ही बता रहा होता कि ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू रखवाई और दोनों को ऐड करके इसका जवाब आ गया, बस ठीक है जवाब आ गया, आप ये थ्योरी में बस ज़हन में रखें कि इस तरह करते हैं। लेकिन अब जो है जब हम ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब ये जो प्रोग्राम है जो मैं अभी तक टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसको सी लैंग्वेज वर्जन 3 के सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये सॉफ्टवेयर ही फिर हमें जवाब दे देता है कि सम के वेरिएबल में क्या जवाब आया। अगर इस तरह ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होएगा, डिबगिंग फीचर वैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सम का वेरिएबल बना दें तो लाइन बाय लाइन अब चलाएंगे, सम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू आ चुकी होगी, तो प्रिंट एफ नहीं भी किया तो फिर भी हमने डिबगिंग फीचर से कर लिया। लेकिन अब जब प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं तो अब इस प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो प्रिंट एफ जो है, ये प्रिंट एफ की मदद से ही हम किसी तरीके से सम की वैल्यू जो है प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो अभी तक देख लें चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में प्रिंट एफ इस तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस चैप्टर में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये इसलिए शामिल कर दिया ताकि जो है ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें हमारा सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाए, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये कमांड जो है प्रिंट एफ की थोड़ी सी बढ़ा के बता दी गई है। वैसे तो ये जितना भी है ये चैप्टर 10 में आएगा, तो इसका मतलब है ये जो हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इंटरनली क्या हो रहा है कि चैप्टर 10 के टॉपिक जो हैं वो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा प्रिंट एफ को ज़रा समझते हैं। प्रिंट एफ किस लिए होता है, प्रिंट करने के लिए। और प्रिंट क्या करता है, जो डबल कोट्स में जो लिखा होता है ना, ये डबल कोट स्टार्ट एंड, इसके अंदर जो लिखा होता है इसने इसी को प्रिंट करना होता है बस। लेकिन अब जब ये प्रिंट करेगा तो अब प्रिंट एफ की वर्किंग क्या होगी। हमने एक बात जो है स्टूडेंट मैं बार बार आगे भी पूछता रहूँगा कि प्रिंट एफ जो है ये एक फंक्शन है, कैसे पता चला कि सर ये पेरेंथेसिस इस्तेमाल किए हैं, इससे मैं पता चला कि ये, हमें पता चला कि ये फंक्शन है। वैसे एनवायरनमेंट को कैसे पता चलता है कि जब stdio.h को जब रीड किया जाता है तो फिर पता चलता है कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है। हमें कैसे पता चलता है कि हम ये कहते हैं कि जी पेरेंथेसिस है। अब पेरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू आर्गुमेंट पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं, और जब एक से ज़्यादा वैल्यू और आर्गुमेंट पैरामीटर प्रोवाइड आपको करने होते हैं तो आप उनको सेपरेट करने के लिए कि एक वैल्यू बता दी है मैं दूसरी वैल्यू बता रहा हूँ, एक आर्गुमेंट बता दिया मैं दूसरा आर्गुमेंट बता रहा हूँ, एक पैरामीटर बता दिया मैं दूसरा पैरामीटर बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा। कॉमा बताता है कि एक वैल्यू आर्गुमेंट बता दिया मैं दूसरा बता रहा हूँ। तो अब प्रिंट एफ को अगर हम देखना चाहें कि ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है
स्टेटमेंट ये इस प्रोग्राम में, इसमें कितने आर्गूमेंट हम बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना होगा कि ये जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर कितने कॉमे लगाए हैं आपने। कॉमे आपको पता है ये कॉमे होते हैं, तो आपने इनको देखना है। जितने कॉमे होंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। कॉमे कितने हैं, 1 2 3 कॉमे है ना, 3 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया 4। अब इसका मतलब है हमने वैल्यू आर्गूमेंट पैरामीटर कितने प्रोवाइड किए हैं, 4। अब आपको प्रिंट एफ समझाते हुए क्या बताया गया है कि जब प्रिंट एफ के एक से ज़्यादा आर्गूमेंट हों तो फिर क्या होता है, पहला आर्गूमेंट प्रिंट एफ ने जो पहला आर्गूमेंट है ना, जो डबल कोट्स में है, ये कॉमा, ये है ना कॉमा, पहला कॉमा स्टार्टिंग में से, इसने इसके अंदर जो लिखा होता है उसको ही प्रिंट करना होता है। लेकिन अब इस पहले हिस्से की जो वर्किंग है वो सबसे आखिर में होएगी। पहले दूसरा आर्गूमेंट देखा जाएगा कि ये क्या है, तीसरा आर्गूमेंट वेरिएबल का नाम है ना, एक्सप्रेशन नहीं वेरिएबल का नाम, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या है, इसको पहले देखा जाएगा। अब प्रिंट एफ ने जो डबल कोट है पहला हिस्सा प्रिंट उसी को करना है, लेकिन अब ये क्या करेगा, अब ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है 2.45। तो ये बैकग्राउंड में वर्किंग हो रही है कि ए की वैल्यू जो है, अब मुझे बताना पड़ता है सी लैंग्वेज के अंदर कि वेरिएबल ए की वैल्यू कौन से फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, कौन से स्टाइल में, कौन से फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये जो ए जो है ना, मुझे फ्लोट स्टाइल में, फ्लोट फॉर्मेट में देखना है। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कहीं पर मैं लिखूँगा परसेंटेज, ये बताने का कमांड, फॉर्मेट बताने का हम कमांड स्टार्ट कर रहे हैं, और एफ़ जो है वो फ्लोट का मतलब होता है। तो इस डबल कोट में कहीं पर मैं लिखूँगा परसेंटेज एफ़। जब लिखूँगा, जहाँ लिखूँगा, तो वेरिएबल ए की वैल्यू जो है, जब इसको इसने प्रिंट तो करना ही करना है, लेकिन वो पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ़ जो लिखा है, इस सिचुएशन में वेरिएबल ए की वैल्यू उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। ये है ना पहला परसेंटेज एफ, वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है 2.45। तो इस परसेंटेज एफ की जगह जो है वो वैल्यू प्लेस कर दी गई प्रिंट करने के लिए। बाद ये पहला हिस्सा सबसे आखिर में चलेगा, लेकिन इस परसेंटेज एफ की जगह क्या आ चुका हुआ है 2.45। ठीक है, ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है कि पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर यहाँ पे जो पहला वेरिएबल एक्सप्रेशन लिखा है उसका जवाब पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरे का दूसरी जगह, ये इसी तरीके से चलता है जहाँ जहाँ आप प्लेस करेंगे। अब वेरिएबल ए की वैल्यू 2.45 इस जगह पे आ गई, ठीक है, इस जगह पे। अब उसके बाद जो है दूसरा पैरामीटर देखा जाएगा बी, बी की वैल्यू क्या है 4.6। तो डबल कोट्स में अब बी जो है प्रिंट, आपने कौन से स्टाइल में बी की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में, तो आपने कहा कि ये भी मैं फ्लोट फॉर्मेट में ही प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो डबल कोट्स के अंदर कहीं पर आपने इसका फॉर्मेट बी का फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, और वो भी हमने परसेंटेज एफ ही बता दिया। तो अब बी की वैल्यू 4.6, परसेंटेज एफ जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसी जगह इसकी वैल्यू आ गई। अब सम का वेरिएबल आप पिछली लाइन में दोनों को ऐड करके कर चुके हुए हैं, तो दोनों को ऐड करके इसका जवाब सम, और सम इसका जवाब किस फॉर्म में देखना है, फॉर्मेट में देखना है, डबल कोट्स में आपने परसेंटेज एफ लगाया। अब सम का जवाब जो है वो इस जगह पे आ गया जहाँ लगाया। अब ये बाकी जो हैं, ये परसेंटेज एफ, इसके अलावा बाकी जो हैं वो आप आंसर प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसे होता तो सिर्फ आपको क्या नज़र आता था कि ये बीच में सम ऑफ एंड इक्वल टू ख़त्म कर दें, तो बाकी डबल कोट्स में सिर्फ ये 3 दफ़ा परसेंटेज एफ ही रहने दें, स्पेस देनी है तो रहने दें, तो क्या होगा इनकी वैल्यू नज़र आएगी। लेकिन अगर उसकी बजाय ये मैसेज आया था, अब मैसेज क्या आएगा, तीनों इससे चल गए ना, उसकी जो आंसर से वो प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह बैकग्राउंड में जब प्रिंट किया जाएगा तो उसकी पुट हो चुके हुए। तो अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो क्या होगा, सम ऑफ परसेंटेज, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में किसकी वैल्यू पुट की हुई थी, ए की, तो ये आ जाएगा सम ऑफ 2.45 एंड बी की वैल्यू क्या है
4.6 इस जगह पे आ गया, एंड 4.6 इक्वल टू, और इसका जो जवाब था जो ऐड करके रखा था वो, तो इस तरीके से एक प्रॉपर जवाब आ जाएगा। अब फिर रिपीट करता हूँ, प्रिंटफ जो है फंक्शन के कितने आर्गूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं? 4। पहला आर्गूमेंट सबसे आखिर में वर्क करेगा, दूसरा आर्गूमेंट सोचा गया इसका जवाब, और जो जवाब था वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह आ गया, दूसरे वेरिएबल का जवाब दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, डिटेल में फॉर्मेट स्पेसिफायर तो चैप्टर 10 में, तो हमें सिर्फ जो है हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर चैप्टर 9 को कवर करने के लिए %d या %i हो, एक ही बात होती है, और %f ये सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ c चैप्टर 9 को कवर करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। बाकी फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, डिटेल में टॉपिक क्या है वो चैप्टर 10 में देखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा द सम ऑफ। अब गेट ch ये किस लिए होता है, ये भी जो है अगले चैप्टर में जाके ये टॉपिक आएगा। ठीक है, हम उधर देखेंगे, ये चैप्टर 10 में जाकर आ जाएगा। लेकिन ये गेट ch गेट कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ देखें, प्रोग्राम के एंड पे लिखा जाता है। आपको क्या बताया कि ये प्रोग्राम जो है बहुत स्पीड में एक एक लाइन चलाता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देता है एनवायरनमेंट। अब इसने ये इसका तो कोई जवाब नहीं ना, वेरिएबल में वैल्यू रखी गई, फिर क्लियर स्कैन ऐड कर दिया गया और प्रिंट कर दिया। इस वीडियो में इसने जवाब दिखाया, जवाब कहाँ दिखाता है, आउटपुट विंडो में, और वापस हम एडिट विंडो में आ जाते हैं। अब वो जवाब देखने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, Alt F5 जो विंडो मेन्यू में से यूज़र विंडो है, Alt F5। अब जब हम गेट ch लगा देते हैं, असल में गेट ch का मतलब है कैरेक्टर गेट करना। गेट कैरेक्टर कौन सी लाइन पे कर रहा है, आखिरी लाइन पे कर रहा है ना। जब तक कीबोर्ड से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रिंटफ जो है इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के यूज़र के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसने प्रिंट कर देना, यूज़र से पूछ के प्रिंट नहीं करना कि जी वो कहिए अब प्रिंट करो तो प्रिंट करेगा। इसने लाइन स्पीड में प्रिंट कर देना, कोई यूज़र की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ये जो लाइन है, जब तक आप कोई करेक्टर, ये एक करेक्टर गेट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, और करेक्टर किससे प्रोवाइड करना है, कीबोर्ड से। तो जब बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन, अभी जो बटन प्रेस किया उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, जैसा सी लैंग्वेज में वार्निंग आती हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फ़िलहाल गेट ch को ये करेक्टर गेट करने के लिए, और करेक्टर क्योंकि आखिरी लाइन पे गेट किया जा रहा है तो, और ये गेट कहाँ किया जाता है, वही आउटपुट विंडो में, यूज़र विंडो में। तो ऊपर जो प्रोग्राम के जो जवाब जो दिखाए जा सकते थे वो हम देख रहे हैं, और वहीं पे करेक्टर गेट किया जा रहा है ना वो आउटपुट विंडो में। तो मुझे प्रिंटफ का जो जवाब आया था वो भी मैं देख रहा हूँ, आखिरी लाइन है ना। तो अब जब मैं बटन प्रेस करूँगा, असल में वो गेट ch का रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और अब मैंने ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, क्लोजिंग ब्रेस आती है, तो कहाँ जाते हैं, एडिट विंडो में जाते हैं। इसलिए गेट ch हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा है कि जब कंट्रोल F9 करते हैं तो हम करेक्टर तो प्रोवाइड करते हैं सबसे आखिर में, लेकिन मुझे Alt F5 करना नहीं पड़ता। तो वैसे तो कभी भी जवाब देखना हो तो आप Alt F5 कभी भी देख सकते हैं, कभी भी प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम का जो पिछली दफ़ा आपने जो प्रोग्राम चलाया था और उसका जो जवाब आया हुआ था आउटपुट विंडो में वो आपको दिखाता है। क्योंकि क्लियर स्क्रीन आपने ऊपर लिखी है, क्लियर स्क्रीन जो है अगर आप बिल्कुल एंड पे कर लेते हैं, आखिरी लाइन ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेस से पहले क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, तो क्या होता है, वो प्रोग्राम दिखाएगा, जवाब दिखाएगा, साफ भी कर देगा। अगर कहीं गैस कोई इनपुट की कमांड आपने नहीं लिखी हुई तो वो दिखाएगा और साफ भी कर देगा, तो नज़र ही कुछ नहीं आना कि सर वो प्रोग्राम का जवाब आया नहीं। वो जवाब आया था, इतनी स्पीड में उसने दिखाया था, प्रिंट किया था, तो वापस आ गया था, तो हमें नज़र नहीं आ सका। तो ये जो है इसको आप करें, जब ये 1-2 लेक्चर्स हो जाएं तो मैं इसको अब करके भी बताऊँगा। अदरवाइज़ अब इसमें अब आप एनवायरनमेंट में इसको यूज़ करें तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो अब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई काम कोई कमांड बताई जाए तो फ़ौरन ही उसको चेंज ना किया करें, पहले जिस तरह कहा जाता है पहले उसको चलाया करें कि देखें कोई एरर तो नहीं है। जब वो चल जाए तो फिर उसमें चेंज किया करें, पहले ही दफ़ा ही। जैसे मैंने ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल को जब टर्बो सी वर्जन 3 में करें तो चेंज करके करी जा रही, तो पहले जो जिस तरह कहा है पहले उसको तो देख लें ना, पहले इसकी वर्किंग देख लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आपने बदलना है, वैल्यूज़ बदल लें, इसमें प्लस था माइनस कर लें, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %d करके देखें क्या होता है। %d करेंगे तो क्या हो जाएगा, d का मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, तो डेसिमल पॉइंट के बगैर जवाब देगा आपको। तो ये करके देखें, 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं, तीसरा ना लगाएं, वेरिएबल लगा दें, फिर क्या होएगा,
तो तीसरे वेरिएबल का जवाब उसने प्रिंट नहीं करना, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 बताएं तो 2 वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तीसरा स्किप हो जाएगा, एरर नहीं देगा, तो उसका जवाब नहीं नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल दी जाए पहले उसी एग्जाम्पल की वर्किंग किया करें, उसके बाद चेंज किया करें, ठीक है। तो ये आगे जो है तो लेक्चर्स के बाद मैं आपको ये इसकी प्रैक्टिस करके भी बता दूंगा। फिर है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करें, उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर डैट असाइंस अ लिटरल वैल्यू। कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है, जो राइट हैंड साइड की होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को प्रोवाइड कर दी जाती है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर सिंटेक्स क्या जी असाइनमेंट स्टेटमेंट का, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, जो हम बात, वेरिएबल नेम इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल डैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, एंड एक्सप्रेशन जो है वो लिटरल है, वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, जिसको आप एवेल्यूएट करेंगे, एक वैल्यू निकलेगी और वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। द वैल्यू जो है कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड फंक्शन, द रिजल्ट इज़ देन असाइंड टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको वैल्यू जो है फिर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सम एग्जाम्पल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या जी, ए इज इक्वल टू 500, ठीक है जी, 500 एक वैल्यू थी, वो आपने ए को प्रोवाइड कर दी लेफ्ट साइड वेरिएबल को। फिर ए प्लस बी, जो भी ए की वैल्यू बी की वैल्यू को ऐड करके सी को प्रोवाइड कर दिया। ये जब आप करते हैं ए माइनस सी प्लस 10, ये जो भी राइट हैंड से एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पुट करके जो जवाब है वो वाई वेरिएबल को मिल गया। अब एक टॉपिक जो है एल वैल्यू, लेफ़्ट वैल्यू, आर वैल्यू, राइट वैल्यू, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। द वैल्यू डैट कैन ओनली बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे आप जो लिखेंगे वैल्यू, उसको आर वैल्यू कहा जाता है। कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे जो है वो कांस्टेंट नहीं लिख सकते। दे कैन ओनली बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर साइन एंड आर देयरफॉर आर वैल्यू। आर वैल्यू जो है आप जो है वो कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे ही लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यू डैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ एल वैल्यू। वेरिएबल जो हैं उसी को लेफ़्ट साइड पे लिखा जा सकता है। वेरिएबल्स कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू साइन, उसको कहते हैं एल वैल्यू, लेफ़्ट वैल्यू। एल वैल्यू जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वल टू को जो लिखते हैं वो राइट साइड पे आप लिख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या होता है वेरिएबल, तो उसको आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल एल वैल्यू कैन बी यूज एज आर वैल्यू। एल वैल्यू को आर वैल्यू के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑल आर वैल्यू कैन नॉट बी यूज एज एल वैल्यूज़। लेकिन सारी जो ऑल वैल्यूज़ हैं, आर वैल्यूज़ हैं, उसको लेफ़्ट साइड पे आप नहीं लिख सकते, यानी राइट साइड पे तो आप जो है वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल यूज़ करें तो उस वेरिएबल को तो लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं, उसके अलावा आप कांस्टेंट को, वैल्यूज़ को नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कैन बी यूज एज आर वैल्यू बट इट कैन नॉट बी यूज एज एल वैल्यू। कांस्टेंट जो है उसको आप आर वैल्यू के तौर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको एल वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 5 वैलिड है, ठीक है जी, 5 एक वैल्यू है, उसको आपने x जो एक वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे, वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है। बट द एक्सप्रेशन 5 इज इक्वल टू x इज़ नॉट वैलिड। मैथ की बात करें तो हो सकता है हम इसको राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर दें, लेकिन ये इसमें ऐसे सी लैंग्वेज में, कंप्यूटर में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है वो असाइन किसको कर रहे हैं, 5 कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट जो है वो तो कोई वैल्यू पिक नहीं कर सकता, उसके अंदर तो वैल्यू नहीं जा सकती कोई और, तो खुद ही एक वैल्यू, तो उसके अंदर कोई और वैल्यू
नहीं जाएगी। अब ये टॉपिक जो है ये बोर्ड में आ भी जाता है, ये यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर, ये पहले भी हमने देखा है, इसको अब थ्योरी में देख रहे हैं दोबारा। ऑपरेटर्स जो इसमें सिर्फ एक डाटा आइटम या ऑपरेंड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। जिसमें सिर्फ एक डाटा आइटम या एक ऑपरेंड इस्तेमाल किया जाए उसको यूनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। यूनरी माइनस, ये माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। साइन अब चेंज करते हैं, माइनस वैल्यू से पहले लगाते हैं। लॉजिकल नॉट हम कर चुके हुए हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस टॉपिक के बाद हमारा टॉपिक होगा, जो मेरा ख्याल है हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी हमारे पास जो है ये यूनरी के तौर पर काम करता है, ठीक है। एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये 2 दफ़ा माइनस के साइन है, ठीक है। ये भी हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ये भी हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने हैं। ये एग्जांपल है यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। द यूनरी ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस ओवर बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर जितने भी हैं उसकी अहमियत जो है जो वो बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। एक एक्सप्रेशन में जब यूनरी ऑपरेटर भी हैं, बाइनरी ऑपरेटर भी हैं, तो फिर क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर को पहले परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स को। द यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज विद वन ऑपरेंड एज फॉलोज। जैसे ये साइन हमने चेंज किया है, ये भी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। ये भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमने। फिर ये नॉट, ए अगर बी से ग्रेटर है, ट्रू इसका जवाब है तो इसने इसको रिवर्स कर देना। ये लॉजिकल नॉट हम कर चुके हैं। दी ऑपरेटर्स डेट ऑपरेट ऑन 2 डाटा आइटम या ऑपरेंड उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, 2 वैल्यूज आप प्रोवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके जवाब देगा। इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन 2 वैल्यूज एंड मल्टीप्लाइज 1 वैल्यू बाय अनदर। अदर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर क्या है जी, प्लस बाइनरी, माइनस, मल्टीप्लाई, या रिमाइंडर ऑपरेटर, बाइनरी, डिवाइड बाइनरी, इक्वल टू बाइनरी, ये लॉजिकल एंड बाइनरी, लॉजिकल और बाइनरी, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हम ये पढ़ चुके हैं हमें। हेयर दीज प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स विल नॉट इंडिकेट द साइन ऑफ ऑपरेंड। ये साइन को इंडिकेट नहीं कर रहे बल्कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल 3 + 5 और 3 - 5 जो हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास द अबव ऑपरेटर आर यूज विद 2 ऑपरेंड एज फॉलोज। जैसे a + b, ये हमने किया। फिर c / d। द ऑपरेटर जिसमें आप 3 डाटा आइटम या ऑपरेंड्स बताते हैं उसको कहते हैं ये टर्नरी ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये अगले हम लेक्चर्स में, अगले चैप्टर्स में जाकर देखें, जिसमें 3 ऑपरेंड। ये कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।